ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। सबसे पहले आज का सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा आज जो हमने सीखना है वो ये है कि किसी भी ऐसे सर्किट को जिसके अंदर एक सेमीकंडक्टर जो है वो डिवाइस मौजूद हो, जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर है, उसको हम एक सिस्टम के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। और सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वोल्टेज, करंट और उसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस भी बोलते हैं अगर उसमें जो है वो एसी कंपोनेंट भी आ जाए। और इंटरनली अगर इस सिस्टम को देखें तो जो है इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है, जो इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाती है। अंदर जो भी हो, हमें पता है कि एक सेमीकंडक्टर जो है वो नेटवर्क मौजूद है। अब हम सबसे पहले जो है वो ये सीखेंगे कि किसी एक सर्किट का जो है वो एसी इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन ली गई है, अगर आप गौर से देखें तो ये कॉमन एमिटर और कॉमन एमिटर में वोल्टेज डिवाइडर बायस है, ठीक है, क्योंकि कॉमन है इनपुट और आउटपुट साइड में, नंबर एक। और नंबर दो, जो डीसी बायसिंग है उसमें दो रेजिस्टेंस इस्तेमाल किए इनपुट साइड पे, तो वोल्टेज डिवाइडर का केस है। अगर पूरा सर्किट देखें तो इसमें आपको तीन कैपेसिटर नजर आएंगे। एक कैपेसिटर 1 है, एक 2 है और एक कैपेसिटर 3 है। कैपेसिटर 1 और 2 जो है, इसका जो पर्पस है वो क्या है कि जो एसी सिग्नल है और जो डीसी सिग्नल है उसको अलग अलग करना। यानी जो डीसी सर्किट है उसको, उसके अंदर डीसी जो बायसिंग है, यानी जो क्यू पैरामीटर, जो क्विसेंट पॉइंट है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, उसको स्टेबल कंडीशन में रखना और एसी को पास ऑन करना। और इसी तरीके से कैपेसिटर 3 है। कैपेसिटर 3 कुछ अगर अनवांटेड नॉइस आ रही है मीटर पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है उसका बिहेवियर चेंज होता है इनपुट के चेंज होने से, और इसी तरीके से और भी कई कंडीशंस हैं जिनके चेंज होने से। तो अगर यहाँ पे कोई अनवांटेड सिग्नल आता है तो वो अनवांटेड सिग्नल जो है वो यहाँ से, जो कैपेसिटर 3 है, इससे वो प्राइमरीली फिल्टर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट है। बाज सर्किट्स में कैपेसिटर 3 मौजूद होता है, बाज में नहीं मौजूद होता। अब सबसे पहले देखें कि इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए जो कैपेसिटर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब हम किसी भी सर्किट का, जो कि एम्पलीफायर सर्किट है या सेमीकंडक्टर सर्किट जिसमें डीसी और एसी दोनों मौजूद हैं, उसका जब एसी इक्विवेलेंट बनाएंगे तो कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जो डीसी सोर्स है उसको ग्राउंड कर देंगे। देखें, डीसी सोर्स जो है उसको ग्राउंड कर दिया है। तो चूंकि ये दोनों के साथ अटैच है, R1 और जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है, तो दोनों को ग्राउंड कर दिया। और कैपेसिटर 1 को, कैपेसिटर 2 को और कैपेसिटर 3 को अगर आप देखें तो शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। कैपेसिटर 3 को जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये एमीटर जो है ये ग्राउंड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट होने से। तो ये रेजिस्टेंस हम हटा सकते हैं, तो सिंपली जो एमीटर टर्मिनल है उसको ग्राउंड शो कर देंगे। तो इस तरह का एक सर्किट बन जाएगा। इस सर्किट को थोड़ा सा अगर हम चाहें तो एनालिसिस के लिए थोड़ा सा दोबारा से बना सकते हैं। अगर हम इस सर्किट को, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, इसको दोबारा से बनाएंगे तो हम ये दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2, इसको चूंकि पैरेलल रेजिस्टेंसेस हैं तो एक पैरेलल रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 एक पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हमने जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है, चूंकि ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और आमतौर पे ग्राउंड जो है वो बॉटम साइड में शो करते हैं नेटवर्क के, तो इसलिए इस रेजिस्टेंस को इस तरफ बनाया है, ठीक है, बॉटम साइड में बनाया है। क्योंकि अब ये ग्राउंड बन गई है ना, तो अब ये जो वोल्टेज होगी, अब इसको जब हम ग्राउंड के साथ मिला देंगे तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो नजर आएगी। इस तरीके से
इस तरीके से जो हम अगर अपने सर्किट को अब गौर से देखें तो इसमें अब हमें वो जो एसी के जो पैरामीटर्स है ना वो नजर आने शुरू हो, जैसे करंट है, इनपुट करंट है, इनपुट इम्पीडेंस है, इनपुट वोल्टेज है, इसी तरीके से आउटपुट वोल्टेज है, करंट है आउटपुट, और इसी तरीके से आउटपुट इम्पीडेंस है। अच्छा, इसके फार्मूलाज आ जाएंगे लेकिन समझना जरूरी है। जैसे हम वोल्टेज सोर्स मेंशन करेंगे ना तो उसके साथ एक सोर्स रेजिस्टेंस भी शो करेंगे। अगर करंट सोर्स होगा तो भी हमें एक रेजिस्टेंस शो करनी होगी, लेकिन वो उसके सीरीज में नहीं होगी, उसके पैरेलल में होगी। यहाँ हमने थोड़ा एसी इक्विवेलेंट सर्किट के लिए लिख दिया है टेक्स्ट में, ये किताब से लिया गया है। रिप्लेस ऑल डीसी सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट, रिप्लेस ऑल यानी उनको ग्राउंड कर दें। रिप्लेस ऑल कैपेसिटर्स बाय शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट, यानी उनको भी आप मिला दें आपस में। देन रीड्रा द नेटवर्क इन ए कन्वीनियंट एंड लॉजिकल फॉर्म। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास, और ट्रांजिस्टर की ये इनपुट साइड और ये ट्रांजिस्टर की आउटपुट साइड। तो एक दफा अगर हम इस प्रोसेस से गुजर जाएं, इस सर्किट को, ये जो हमें लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है ये गिवन सर्किट है, इसको हम इस फॉर्म में ड्रॉ कर लें, तो अब हम जो ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल है उससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जो ट्रांजिस्टर का मॉडल है, इससे पहले मैं डायोड जो मॉडल हमने पढ़े थे उनको जरा एक दफा कर लेते हैं। डायोड में हमने पढ़ा था कि उसका आइडियल मॉडल है, हम डायोड को एक स्विच से रिप्लेस कर सकते हैं, जो ऑन स्टेट में हो सकता है या ऑफ स्टेट में हो सकता है। फिर हमने उसका अप्रोक्सीमेट मॉडल पढ़ा। अप्रोक्सीमेट मॉडल में डायोड को हमने 0.7 वोल्ट से रिप्लेस किया सिलिकॉन के केस में, और रिवर्स बाइस की सूरत में वो एक ओपन सर्किट। ठीक है, इसके बाद हम एक स्टेप और आगे गए जिसमें शॉकली इक्वेशन यूज होता है। उसमें हमने देखा कि डायोड की फिर कर्व बनती है, उसमें डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती नजर आती है। इसी तरीके से ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल होता है। अब ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट मॉडल में जाने से पहले दोबारा से जो सिस्टम है उसके पैरामीटर्स को देख रहे हैं। सिस्टम के पैरामीटर्स में जहां वोल्टेज करंट और वोल्टेज करंट की मदद से हम ओहम्स लॉ लगा के उसकी इम्पीडेंस मालूम कर सकते हैं, वहां हम जो है इनका पावर कंजम्पशन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, जो ये हमें पता है कि पावर कंजम्पशन हमें बताता है, और इसी तरीके से गेन। गेन क्या होता है? आउटपुट और डिवाइडेड बाय इनपुट को गेन कहते हैं। तो दो तरह के गेन है, वोल्टेज गेन है और करंट गेन है। वोल्टेज गेन की सूरत में आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और करंट गेन की सूरत में आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। ठीक है, और जबकि ये ऊपर जो है ये ओहम्स लॉ की एप्लीकेशन है, V = IR। और रेजिस्टेंस जो है जब एसी सर्किट यानी एसी कंपोनेंट आ जाता है तो हम फिर रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट वही है रेजिस्टेंस का। अब हम जो है वो ये देखते हैं, सबसे पहला मॉडल जो है वो ट्रांजिस्टर का जो मॉडल है वो कहलाता है RE मॉडल। R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो RE मॉडल है। RE मॉडल जो है ये एक टिपिकल मॉडल है, हमेशा याद रखिए। देखिए चीजें जनरल होती हैं, टिपिकल होती हैं, और इसी तरीके से जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर एक फॉर्म होती है हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के अंदर लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होता है, और साथ साथ लो फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास जनरल और टिपिकल केस होता है। RE मॉडल जो है ये एक टिपिकल मॉडल है। ठीक है, टिपिकल मॉडल है। अब अगर RE मॉडल में हम ट्रांजिस्टर को देखें, एक ट्रांजिस्टर को अगर हम देखें तो इस ट्रांजिस्टर की जो इनपुट साइड है, देखिए पहले इनपुट साइड पे सिर्फ फोकस करते हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो इनपुट साइड पे PN जंक्शन बनता है जो कि एक डायोड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम इनपुट साइड को एक डायोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर की सिर्फ बात हो रही है।
बड़े मजे की बात है ये। देखें, ट्रांजिस्टर की जो इनपुट साइड है उसको एक डायोड से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास डायोड के करेक्टरिस्टिक्स होंगे और अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू होगी? 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो इनपुट साइड क्लियर हो गई। अब हम आउटपुट साइड पे चलते हैं। आउटपुट साइड की तरफ से अगर हम देखें तो आउटपुट साइड में आप देखें यहाँ एक छोटा सा जो डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है और इसका अगर आप फार्मूला देखें तो ये लिखा हुआ है बीटा आई ई। वही फार्मूला है जो कि इनपुट बेस करंट को आउटपुट करंट के साथ लिंक करता है और ये करंट आई ई के इक्विवेलेंट होती है और आई ई इज इक्वल टू बीटा आई बी लिख सकते हैं और आई सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई लिखते हैं हम। अच्छा, अब इसमें जो है वो आप देखें, इसको जब हम लास्ट मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक डिपेंडेंट करंट सोर्स बनेगा और साथ साथ एक रेजिस्टेंस बनेगी और इस रेजिस्टेंस के अंदर से आउटपुट करंट जो है वो पास ऑन हो रही होगी। और चूंकि ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो ये डिपेंड कर रहा होगा आई बी के ऊपर। जैसे जैसे आई बी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमें एक डिफरेंट जो कर्व है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कलेक्टर करेक्टरिस्टिक्स भी कहलाते हैं, किताब में लिखा हुआ है, ये हम पढ़ के आए हैं डीसी में और इसमें कांस्टेंट बीटा ज्यूम किया गया है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉज लेंगे और हम आप स्टूडेंट से क्वेश्चन लेंगे। देखिए, ट्रांजिस्टर का ये मॉडल, ये कंपोनेंट बहुत जरूरी है समझना, इसको हम रिपीट भी करेंगे। इसमें आपका एक सवाल है जो फाइनल एग्जाम में आएगा, तो इसलिए मैं एक रिपीट करने के बाद आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। देखिए, सबसे पहले जो है ट्रांजिस्टर का आर ई मॉडल है। आर ई मॉडल जो है यानी आर और उसका सबस्क्रिप्ट ई मीटर को रिप्रेजेंट करता है। आर ई जो मॉडल है इसमें एक इनपुट साइड से देखते हैं तो डायोड करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, आउटपुट साइड से देखते हैं तो एक डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं और डिपेंडेंट करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस, और इस तरीके से हमें आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है? फैसल, आप मुझे बताइए, आपको ये चीज समझ में आ रही है? जी फैसल। सर आ रही है ऑलमोस्ट। थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपको एक दफा जरूर किताब में से रीड करना होगा। जी काशिफ, आप बताइए। यस सर। ये आपके समझ में आ रहा है? यस सर, ऑलमोस्ट सर। तो काशिफ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इनपुट साइड में हम ट्रांजिस्टर को कैसे देखते हैं, मतलब कौन सी डिवाइस समझते हैं इनपुट साइड पे? सॉरी सर, समझ नहीं आई। सवाल ये है कि इनपुट साइड पे जो ट्रांजिस्टर है उसको हम क्या चीज देखते हैं? ये जो मैं ये माउस है, ये क्या चीज है? ये काशिफ, ये कौन सी डिवाइस है? ये कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस है? काशिफ काफी खामोश है। जी काशिफ, सवाल इसका मतलब ये हुआ कि आपको या तो समझ बिल्कुल नहीं आया या फिर सब कुछ समझ आ गया। पहली चीज ज्यादा बेहतर लग रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। जी काशिफ, काशिफ बात करें। जी मदिया, आप बात करें। जी मदिया बताइए, इनपुट साइड पे कौन सी डिवाइस है? जी सुमैया, आप बताइए। सर, इनपुट के साइड से जो रिजेम्बलेंस आ रही है वो डायोड की जैसी है।
वेरी गुड जी। काशिफ आप बताइए, इनपुट साइड पे क्या आपको नजर आ रहा है? जी अनवर आप बताइए। सर आई आर आ रहे हैं। आई आर डायोड जो है वो इनपुट साइड पे आ रहे हैं। यार क्या चीज है भाई? डायोड नजर आ रहा है, डायोड। दोबारा से सब लोग, बेटा डायोड है यहाँ पे इनपुट साइड पे। अच्छा आउटपुट साइड पे बताइए, आउटपुट साइड पे क्या नजर आ रहा है? जी दिलावर आप बताइए, आउटपुट साइड से क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? सर आउटपुट साइड से डिपेंडेंट करंट सोर्स है। वेरी गुड। और इसके साथ साथ सर इसके साथ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर इमीटर रेजिस्टेंस जो है सर। ठीक हो गया, यानी ये जो डायोड है ना उसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। चलें हम अब आगे चलेंगे। बेटा ये चीज आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी, ये इसकी बेसिस है। अब जब हम आगे चलेंगे ना, अब हम इसका इक्विवेलेंट मॉडल देखते हैं। जैसे डायोड का इक्विवेलेंट देखा था ना, अब ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट देखिए। ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट ये है, इसमें जहां जहां ट्रांजिस्टर लगा होगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, वहां वहां ये सर्किट लगा सकते हैं। इस सर्किट में गौर से देखिए, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बीटा आर ई है। और आगे अगर आप देखें तो ये हमारे पास करंट सोर्स है, और करंट सोर्स के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगती है। ठीक है, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगती है। तो करंट सोर्स जो है उसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगती है, जो कि जिसकी वैल्यू हाई होती है तो आउटपुट में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इनपुट पे रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये भी ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये डायोड, ये सर्किट देखिए, ये लगाएंगे हम उस जगह पे। ठीक है, इस सर्किट को लगाने के बाद फिर हम एसी एनालिसिस कर पाएंगे, और एसी एनालिसिस में डीसी एनालिसिस भी यूज होगा। तो देखें ये ट्रांजिस्टर का बेस है, ये देखें बेस और एमिटर है, ये इनपुट साइड है। यहाँ ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और एमिटर है, ये आउटपुट साइड है। अब जब इनपुट साइड से देखेंगे तो हमें एक रेजिस्टेंस नजर आएगी। ठीक हो गया। आउटपुट साइड से देखेंगे तो हमें एक करंट सोर्स नजर आएगा। ठीक है, अब करंट सोर्स के साथ ये जो है वो डिफॉल्ट में होता है कि एक हाई रेजिस्टेंस होती है। वो हाई रेजिस्टेंस जो है वो अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देती, तो इसलिए करंट जो है वो इस तरफ से प्राइमरीली जो है हम शो करते हैं। तो यहाँ से करंट जो है वो पास ऑन हो रही है। ओके, अब इस मॉडल को या इस जो प्राइमरी सर्किट है, इसको हम वो जो सर्किट हमने बनाया ना उसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले कॉमन एमिटर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेसिक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले इसका एसी इक्विवेलेंट बनाएंगे। एसी इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे? जो वोल्टेज सोर्स है, जो डीसी सोर्स है, उसको ग्राउंड कर देंगे और कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इससे हमारे पास एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। जब एसी इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा तो पहला स्टेप देखिए। पहले स्टेप में ये जो हमने एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इससे पहले वाली स्लाइड में, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसमें हमने लेबल किया, यहाँ वोल्टेज इनपुट है, यहाँ आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ इनपुट करंट है, यहाँ आउटपुट करंट है, यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस है, यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस है। इसके बाद हम ये जो ट्रांजिस्टर है इसको रिप्लेस कर देंगे। वो जो हमने मॉडल अभी सीखा है ना कि ये मॉडल ये है, जब ये मॉडल हम इसमें लगाएंगे तो फिर हमें एक सर्किट मिलेगा, ये सर्किट बन जाएगा। फिर ये देखिए गौर से, इसमें ट्रांजिस्टर जो है उसको उसके इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस कर दिया गया है। इस तरह से देखें, एक रेजिस्टेंस भी है, और ये रेजिस्टेंस भी कहाँ से आ रही है? ये इस सर्किट के इस रेजिस्टेंस से आ रही है, और इसी तरीके से इस रेजिस्टेंस से आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस भी है। इसी तरीके से एंड में देखिए रेजिस्टेंस आरसी, कलेक्टर रेजिस्टेंस, और अंदर ये वाला सर्किट, ये जो ऊपर से हमने नीचे लगाया है, सिर्फ ये एमीटर को अलग से ग्राउंड शो किया। अगर आप चाहें तो इनको मिला दें आपस में, सबका एक ही शो कर दें, लेकिन किताब ने चूंकि अलग अलग शो किया है, तो मैं ये सोच रहा था कि किताब आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही सर्किट नजर आएगा। तो जब हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेशन में देखेंगे तो एक स्मॉल करंट इसमें से गुजरेगी,
रेजिस्टेंस में से जो इनपुट रेजिस्टेंस कहलाए। और इनपुट रेजिस्टेंस जो है इस चूंकि आगे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो इसकी वजह से एक फिर करंट यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएगी और ऑब्वियसली ये करंट जो फ्लो होगी इसको हम आउटपुट करंट जो है उससे शो करेंगे और फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसके साथ जो लिंक फार्मूला है अब उनको देख लेते हैं। जब हम इनपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस जो RB है ये पैरेलल में आ जाएगी इस रेजिस्टेंस के, तो ये हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस का फार्मूला आ जाएगा। आउटपुट से देखेंगे तो आउटपुट इम्पीडेंस से आप देखिए कि कलेक्टर रेजिस्टेंस और R0, ये जो R0 आउटपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द मॉडल, तो उसको ये आपस में पैरेलल में आ गई हैं, तो आउटपुट इम्पीडेंस आ जाएगी। और इसी तरीके से गेन निकाल लेंगे, इसका गेन जो है वो V out over V in है, इसका फार्मूला भी दिया हुआ है आगे, RC पैरेलल विद R0 डिवाइडेड बाय RE, ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है, किताब में स्टेप्स दिए हुए हैं, हमने सिंपली फार्मूला निकाला है। अब चूंकि हमें एक एग्जांपल में ये सारे पैरामीटर्स गिवन होंगे और हम आसानी से जो है वो ये पैरामीटर्स निकाल लेंगे। हमने कौन से पैरामीटर मालूम करने हैं, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और गेन। ओके, ये कह रहे हैं कि एक ब्लैक बॉक्स आ रहा है स्क्रीन पे, ये ब्लैक बॉक्स जूम का ब्लैक बॉक्स है, इसको हमने बहुत कोशिश की हटाने की, ये जो है ना हट नहीं रहा, ये नीचे आ रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये ऊपर आ जाता है। एनी हो, जब आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये सर्किट समझने के बाद कुछ नहीं है इसमें, सिंपली एक सर्किट का इक्विवेलेंट और फिर उसमें मॉडल की रिप्लेसमेंट, तो इस तरह ये सर्किट बन जाएगा और फिर फार्मूला की एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में अगर गौर से आप देखें तो आपको सारी चीजें दे दी, डीसी वोल्टेज दे दी है, रेजिस्टेंस वैल्यूज दे दी हैं, कैपेसिटर्स की वैल्यूज दे दी, बीटा की वैल्यू दे दी है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आउटपुट पे नजर आ रही है 50 किलो ओम, वो वैल्यू दे दी है। और कहा क्या है कि इस नेटवर्क में RE मालूम करें, Z इनपुट मालूम करें विद R out इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी तीन पार्ट जो B, C और D है ये मालूम करने हैं। R0 यानी जो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है इसको कंसीडर ना करें बल्कि इंफिनिटी को कंसीडर करते हुए करें। और E में ये कहा गया है कि C और D पार्ट को रिप्लेस करें, यानी दोबारा से करें विद द R0 इज इक्वल टू 50 किलो ओम, और रिजल्ट्स को कंपेयर कर लें। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो नेटवर्क है इसको समझना जरूरी है, फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन है। फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन की पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसका एमिटर जो है ये ग्राउंड हो, ठीक है, एक पहचान इसकी ये है। और इसी तरीके से सबसे पहले RE मालूम कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब है डीसी एनालिसिस तो हमें करना ही पड़ेगा सब में। जब हम डीसी एनालिसिस कर लेंगे तो डीसी एनालिसिस में एक चीज हमने सीखी थी कि RE इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय IE। तो जब हम इसका डीसी एनालिसिस कंप्लीट करेंगे तो हमें RE रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू कम होगी, अगर किसी की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो उसको ये स्टेप्स दोबारा से देखने पड़ेंगे। ये स्टेप्स हम, ये चूंकि फार्मूलाज गिवन है डीसी एनालिसिस में हमने ये सारी चीजें की हुई हैं, तो अभी मैं इनको यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो जब RE की वैल्यू आ जाएगी तो अब हम जो बीटा RE की वैल्यू मालूम कर लेंगे, फिर Z इनपुट हमें फार्मूला गिवन है RB पैरेलल विद बीटा RE, इससे Z इनपुट हमें आ जाएगा। इसी तरीके से Z आउटपुट मालूम कर लेंगे। जब एक इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होती है ना तो उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होती है वही आंसर होता है उसका। कहने का मकसद, जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जब ये रेजिस्टेंस R0 इन्फिनिटी होगी तो RC पैरेलल विद इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, तो आंसर RC ही होगा, ठीक है। ये चीज सिर्फ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ उसने कहा ना इन्फिनिटी ओम। इन्फिनिटी ओम का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस दी गई है उसी को फोकस करें।
तो Z आउट इज इक्वल टू RC विच इज 3 किलो। इसी तरीके से गेन है, गेन का फार्मूला भी हम लगा लेंगे जो हमें पीछे स्लाइड में दिया हुआ है। गेन का फार्मूला क्या है, यहाँ आप देखिए RC पैरेलल विद R0 और इसको हम इन्फिनिटी ले रहे हैं तो ये RC बन जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस RC डिवाइडेड बाई RE। जब ये फार्मूलाज हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगा। अच्छा, गेन का कोई वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, यूनिट नहीं होगा, ठीक है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, देखें ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ओहम डिवाइडेड बाय ओहम, तो ये एक नंबर होगा। गेन हमेशा एक रेशो है, रेशो आपको पता है उसके यूनिट नहीं होते। इस तरीके से Z आउट निकाल लेंगे, सिंपल फार्मूला की एप्लीकेशंस है। और देखिए यहाँ 2.83 किलो ओम आया है, जबकि पहले जो क्वेश्चन सी पार्ट था उसमें 3 किलो ओम आया। इसी तरीके से गेन निकालेंगे, जब गेन निकालेंगे 50 किलो ओम के साथ तो फिर हमें थोड़ी डिफरेंट वैल्यू आएगी, जबकि यहाँ गेन में देखिए काफी डिफरेंस आ रहा है, जबकि जो इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस है वो तकरीबन सेम आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक चीज और भी देख सकते हैं, वो ये कि जो इनपुट इम्पीडेंस है वो 1 किलो, ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो 3 किलो, तो आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो हमेशा ज्यादा होगी। ये एक चीज भी वेरीफाई करने वाली है, ये भी आप अपने फिंगर टिप्स पे लिख लीजिए। तो दो चीजें आपने फिंगर टिप्स पे जो है वो हमेशा, एक RE की वैल्यू कम होगी R0 से, यानी इनपुट की और वैल्यू इनपुट इम्पीडेंस कम होगी। इसी तरीके से ये तो रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, इस तरीके से इम्पीडेंस की वैल्यू कम होगी, आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। इस तरीके से ये फार्मूलाज की एप्लीकेशन है। एक दफा आप जब इस सवाल को कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे देखिए कि किताब में जो है वो एम्पलीफायर्स के टेबल्स दिए हुए हैं। अगर आपको कोई सवाल दिया जाए तो आपने वो टेबल ओपन करना है और फार्मूले लगा के और आंसर निकाल ले, ठीक हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको जैसे फिक्स बाइस दिया हुआ है तो आपने फौरन टेबल निकाला और टेबल में से फार्मूले देखे और आंसर जो है ना वो लिखना शुरू कर। आपसे आमतौर पे यही 4 सवाल पूछे जाएंगे, एक इनपुट इम्पीडेंस, एक आउटपुट इम्पीडेंस, एक जो है वो गेन जो कि वोल्टेज गेन है, और एक जो है वो करंट जो कि करंट गेन। तो आपने फार्मूला निकाला और आंसर निकाला। इसमें अगर आप देखें तो कंडीशन भी दी हुई है, अगर आपने ये कंडीशन चेक कर ली है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। इसी तरीके से वोल्टेज डिवाइडर बाइस, ये देखें क्वेश्चन वोल्टेज डिवाइडर बाइस से ही आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि यही कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा यूज होती है। फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए इस्तेमाल होती है, जो वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले इनपुट इम्पीडेंस है, 3 रेजिस्टेंस वैल्यूज को आपस में पैरेलल कैलकुलेट करना है। आउटपुट इम्पीडेंस है, आउटपुट इम्पीडेंस में अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो डायरेक्ट RC वैल्यू आंसर होगा, वरना फिर एक पैरेलल रेजिस्टेंस RC और R0 के साथ कैलकुलेट करनी होगी। देखिए बीटा गिवन होगा, R0 गिवन होगा, बाकी जो रेजिस्टेंसेस है ये सर्किट के साथ गिवन होगा। इसी तरीके से गेन है, गेन का फार्मूला गिवन है। इसी तरीके से इनपुट जो करंट है, करंट का गेन है, करंट का गेन का फार्मूला गिवन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब एक वोल्टेज डिवाइडर का सवाल कर लेते हैं। वोल्टेज डिवाइडर का सवाल करने से हमें ये फायदा होगा ताकि हम एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें। इसमें अगर आप देखिए तो फॉर द नेटवर्क का फिगर देखते ही हमें पता चल गया कि ये कौन सा सर्किट है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, वोल्टेज डिवाइडर, और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज डिवाइडर है। ये वोल्टेज डिवाइडर में और मालूम क्या करना है, रेजिस्टेंस मालूम करनी है, RE, Z इनपुट, Z आउटपुट, गेन मालूम करना है, ठीक है। और फिर दोबारा से D को जो है वो देखना है कि इसमें जो है वो हमारे पास सिर्फ R0 इज इक्वल टू 50 किलो ओम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये चूंकि एग्जांपल 5.2 है तो आप देख लीजिए यहाँ अगर कोई ऐसी चीज जो मिस हो गई है, जैसे B मुझे नजर आ रहा है, ठीक, तो इसमें ये A, B, C, D और E ये पार्ट्स करने वाले। इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट भी बना के कर सकते हैं,
और उस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अब चूंकि फार्मूला की एप्लीकेशन है ना, तो सबसे पहले हमने फार्मूला लगा दिया जेड इनपुट। फार्मूले के लिए क्या कैलकुलेट करना जरूरी है, हमें आर ई का मालूम होना जरूरी है। आर ई कहाँ से आएगा, डीसी बायसिंग से। जब डीसी बायसिंग करेंगे हम तो आर ई की वैल्यू आ जाएगी। आर ई की वैल्यू आते ही फिर हम जेड इनपुट मालूम कर लेंगे और इसी तरीके से जेड आउटपुट मालूम कर लेंगे। क्योंकि आर आउट जो है वो इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो इस सूरत में आर सी वैल्यू आंसर होगा। इसी तरीके से माइनस आर सी और आर ई का फार्मूला लगेगा। तो आप देखें इसके बी पार्ट में R1 R2 कैलकुलेट हुआ है और इसी तरीके से आगे देखिए Z इनपुट जो है इसमें जो है वो इसने क्या किया है, बजाय डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेट पहले दो रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल कंप्यूट कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा से उनको पैरेलल कंप्यूट कर लिया। तो चूंकि एक ही वक्त में तीन रेजिस्टेंस को भी हम कर सकते हैं कि एक फार्मूला लगा के जिसमें हमें, लेकिन ये दो स्टेप्स में किया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, Z आउट RC क्योंकि वो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है R0, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ए भी इसी तरीके से हमारे पास RC ओवर। इसके बाद चूंकि डी पार्ट भी हो गया है, अब ई पार्ट है। ई पार्ट में आप देखें कि चूंकि अब हमें वो वैल्यू भी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, तो Z आउट जो है वो हमारे पास इस पैरेलल रेजिस्टेंस को कंप्यूट करने के बाद आएगा। इसी तरीके से जो AV यानी गेन जो है वो हमारे पास ये वाला फार्मूला कैलकुलेट, यानी ये जो फार्मूला लगा। अगर कहा जाए कि करंट गेन मालूम करें तो करंट गेन भी मालूम किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल है तो वो काइंडली पूछ ले। जी बेटा, आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है? ये लास्ट स्लाइड्स हैं जो हमने की, ठीक है। ये जो हमने सोचा था कि कौन सी स्लाइड करेंगे, ये लास्ट स्लाइड। जी आयशा, आपका कोई सवाल है? जी आयशा, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? नो सर, कोई सवाल नहीं है। ओके बेटा, ये जो स्लाइड्स है ना, ये आपने करनी है, ठीक है। एक दफा जरूर देख लेनी है और कोशिश करना है कि सर? एक से तीन में देख लें। जी फैसल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये जो अभी आपने वोल्टेज वाला सिखाया है, तो इसका बस यही फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर लें कि इसको सिंपलीफाई भी करना है पहले डायग्राम बना के? इस तरह मैंने आपको जो बताया है सर्किट, वो इसलिए बताया है कि जब आप HE मॉडल देखेंगे ना, यानी जो इसके बाद वाला मॉडल जनरलाइज मॉडल, और इसी के साथ साथ जो हाइब्रिड पाई मॉडल है, जो हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज तो एप्लीकेशन है फार्मूलाज ही, आपने फार्मूला लगाया और आंसर निकाल। वो स्लाइड्स मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाली हैं ताकि आप में से अगर कोई स्टूडेंट किताब में जाके उसको एक दफा देखना चाहे और कुछ सेल्फ लर्निंग करना चाहे, तो वो उसके लिए जो पहला स्टेप तय करना होता है, जो बड़ा हार्ड होता है, वो उसके लिए आसान होता है। अच्छा, ये सेशन किसी भी वक्त कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो लोग अपना पेपर देखना चाह रहे हैं, जो नॉन बायोमेडिकल से हैं, वो प्रेजेंट रहें। 10 मिनट के बाद मैं दोबारा से ऑनलाइन आऊंगा, ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, ये सेशन कंप्लीट हो रहा है।